So the first type of the blood vessel is arteries. Arteries are the blood vessels that carry blood away from the heart. Arteries have the thick and the flexible walls. Okay. आर्टरीज जो हैं ब्लड वेसल्स की वो टाइप हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट. ये ब्लड को लेकर जाती हैं हार्ट से अवे. ठीक है. वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाएं, मूव करें ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, दैट इज़ कॉल्ड आर्टरीज. आर्टरीज की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, आर्टरीज की जो वॉल्स होती है बहुत थिक होती हैं और बहुत फ्लैक्सीबल होती हैं. मोस्ट ऑफ द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इनके अंदर आर्टरीज में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. ठीक है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड. बट पल्मोनरी आर्टरीज कैरी द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स. ओके, ठीक हो गया. अब आपको समझ आ रही है आर्टरीज कौन सी आर्टरीज. एक आर्टरी वो है जो ऑक्सीजन जो है रिच ब्लड लेकर जाएंगी हार्ट की तरफ. ठीक है. और वो आर्टरीज जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएंगी, ठीक है, वो आर्टरीज जो हार्ट से बॉडी तक ब्लड को लेकर जाएंगी वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड. वो आर्टरीज जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजन पूर्ण ब्लड लंग्स की तरफ लेकर जाएंगी, उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरीज. आर्टरीज डिवाइडेड इनटू मैनी टाइम्स टू फॉर्म द स्मॉलर ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरीज. अगर हम आर्टरीज को डिवाइड करें, मज़ीद डिवाइड करें, तो डिवाइड करने के बाद जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है हम उनको बोलते हैं कैपिलरीज. कैपिलरीज आर स्मॉलर ब्लड वेसल इन द बॉडी. अच्छा, जो ब्लड वो वेसल्स जो स्मॉल हो बहुत ज़्यादा, उनको हम कहते हैं कैपिलरीज. दे आर सो स्मॉल दैट द रेड ब्लड सेल फ्लो थ्रू देम वन सेल एट अ टाइम. ये कैपिलरीज जो होती हैं इनका साइज इतना स्मॉल होता है कि इनके अंदर रेड ब्लड सेल जो है वो फ्लो कर सकते हैं, इनके अंदर से मूव कर सकते हैं, और सिर्फ एक सेल जो है वो एट अ टाइम, एक ही टाइम में मूव कर सकते हैं. मतलब दो सेल रेड ब्लड सेल मूव नहीं कर सकते. अब आपको पता है रेड ब्लड सेल का साइज़ बहुत छोटा सा होता है, तो अब आप यहाँ उस सेल के साइज़ से इमेजिन कर सकते हो कि कैपिलरीज का साइज़ इट सेल्फ खुद कितना छोटा होगा. फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड ऑफ द कैपिलरी डिफ्यूज इनटू द सेल. जो फूड और ऑक्सीजन होती है फ्रॉम द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज डिफ्यूज इनटू द सेल. अब वो फूड और ऑक्सीजन जो है कैपिलरीज की, जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो होती हैं वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं किसके अंदर, सेल्स के अंदर. ठीक है. वेस्ट मटेरियल्स एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल डिफ्यूज़ इनटू द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज. जितना भी वेस्ट मटेरियल है और कार्बन डाइऑक्साइड है सेल का, वो डिफ्यूज़ हो जाता है इनटू द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज. जो कैपिलरीज के अंदर ब्लड है उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल जो डिफ्यूज़ हो जाता है. कैपिलरीज अगैन ज्वाइन टू फॉर्म द लार्जर ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड वेन्स. ठीक है. आर्टरीज के स्मॉलर ट्यूब में डिवाइड होने से जो कैपिलरीज जो वेसल्स बनी उनको बोलेंगे कैपिलरीज, और कैपिलरीज के रीज्वाइन होने से जो लार्जर आपकी वेसल्स बनी उनको बोलेंगे वेन्स. ठीक है. इसका मतलब ये कैपिलरीज जो है स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ ब्लड वेसल है. वेन्स आर द ब्लड वेसल दैट ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट. अब वेन्स का काम क्या है, वेन्स क्या है, ब्लड को बॉडी से ब्लड को हार्ट तक लाएंगी, और आर्टरीज का काम बहुत ऑपोजिट है. आर्टरीज हार्ट से ब्लड को लेके जाएंगी बाकी बॉडी पार्ट्स तक. वेन्स क्या करेगा, ब्लड को बाकी बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ वापस लेकर आएगा. मोस्ट ऑफ द वेन्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट, deoxygenated blood back to the heart, but pulmonary veins bring oxygenated blood from the lungs to the heart. देखिए वेन्स का काम बहुत ऑपोजिट है आर्टरी से. ठीक है. वेन्स क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है दिल तक, लेकिन पल्मोनरी वेन्स क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है लंग्स से हार्ट की तरफ. ठीक हो गया. लेकिन हमें पढ़ा था पीछे कि आर्टरीज का क्या काम है. पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं लंग्स तक. ठीक है. लेकिन वेन्स क्या करती हैं, वेन्स क्या करती है, पल्मोनरी वेन्स के स्पेसिफिकली करती हैं, वो करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं लंग्स तक. ठीक है. अगर कोई आपसे पूछे डिफ्रेंशिएट बिटवीन pulmonary veins and the pulmonary arteries, how would you differentiate that? You can differentiate them by writing in one line. The answer will be the pulmonary arteries bring the oxygenated blood, pulmonary arteries carry the deoxygenated blood to the lungs, while the pulmonary veins bring the oxygenated blood from the lungs to the heart. ठीक है. आर्टरीज लेकर जाती हैं deoxygenated, while the pulmonary veins क्या करती हैं, oxygenated लेकर जाती है. That's the difference of oxygenated और deoxygenated blood का difference है, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ.
एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डाइट इफ़ेक्ट्स आर सर्कुलेटरी सिस्टम, कि जो हम फूड लेते हैं उसका हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर क्या असर होता है। जो आप फूड में ले रहे होते हो तो उन सारी चीज़ों का जो सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें मेनली हमने पढ़ा था कि आपका हार्ट आ जाता है, आपकी ब्लड वेसल्स आती हैं और आपका ब्लड आता है। तो जो आप डाइट इनटेक कर रहे होते हो उसका इम्पैक्ट होता है इन सारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो अब हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डाइट इफेक्ट्स आर सर्कुलेटरी सिस्टम। आर डाइट एंड लाइफस्टाइल इफेक्ट्स आर सर्कुलेटरी सिस्टम एंड कॉज मैनी डिजीजेस सच एज हार्ट अटैक्स, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एंड एस्थमा एट्सेट्रा। जो हमारी डाइट, हमारा लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से बहुत सी डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे हार्ट अटैक हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ एंड एस्थमा। तो हम इन डिटेल पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द हार्ट अटैक, दैट इज़ कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल, जहाँ भी कार्डिक वर्ड हो गई, कार्डियल होगा, इसका मतलब है वी आर डिस्कसिंग द हार्ट। तो जो हार्ट अटैक, हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का जो है मतलब हार्ट अटैक ही होता है। ये प्योर मेडिकल टर्म है जिसको हम इजी वर्ड्स में हार्ट अटैक बोलते हैं। द हार्ट इज़ मेड अप ऑफ मसल सेल्स। हार्ट जो है, अगर उसके स्ट्रक्चर की बात करें, उसकी हम अगर स्ट्रक्चर पे जाएं तो अगर हम कि किस चीज़ से बना होता है, मसल सेल्स का बना हुआ होता है। दी सेल जस्ट लाइक अदर सेल इन द बॉडी, जैसे आपकी सेल बॉडी के अंदर बाकी सेल्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह की ये भी सेल्स होते हैं। एंड मस्ट रिसीव ऑक्सीजन एंड द फूड थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनको भी ऑक्सीजन की और फूड की ज़रूरत होती है ताकि ये सेल जो नरिश कर सकें, ठीक है, और ग्रो कर सकें। द ब्लड वैसल विच सप्लाई ऑक्सीजन एंड द फूड टू द हार्ट आर कॉल्ड द कोरोनरी आर्टरीज। अब वो ब्लड वैसल तो तीन टाइप्स की होती है ना, आर्टरीज के, कैपिलरीज एंड द वेन्स। हमें जनरल टर्म यूज़ किया गया ब्लड वेसल्स का। वो ब्लड वेसल्स जो सप्लाई करती हैं ऑक्सीजन और फूड हार्ट को, उनको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। जहाँ भी वर्ड ऑफ कोरोनरी इसका मतलब है दैट इज़ लिंक्ड विद द हार्ट। जैसे रीनल जहाँ पे वर्ड रीनल आ जाएगा इसका मतलब है दैट इज़ किडनी, ठीक है। जहाँ वर्ड बाइल आ जाए इसका मतलब है इट हैज़ कनेक्शन विद योर लीवर। तो कोरोनरी का मतलब है दैट इज़ एसोसिएट विद योर हार्ट, ठीक है। ये वो आर्टरीज जो आपकी हार्ट को क्या प्रोवाइड करती हैं, फूड और ऑक्सीजन, दैट इज द कोरोनरी आर्टरीज। अ हार्ट सब्सटेंस कॉल्ड प्लैक कैन बिल्ट अप इन द वॉल्स ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है बहुत ही हार्ड मटेरियल जो है ना इन आर्टरीज के अंदर जो है ना, आर्टरीज क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जैसे ट्यूब्स होती हैं, ठीक हो गया, उसी तरह की ट्यूब्स होती हैं। अगर इन ट्यूब्स से कोई हार्ड मटेरियल इकट्ठा हो जाए, बनने लग जाए इनके अंदर, तो क्या होगा, वो जो फूड और ऑक्सीजन सप्लाई थी वो बंद हो जाएगी ना, क्योंकि एक हार्ड सा मटेरियल उस ट्यूब के अंदर आ गया। अब जिस चीज़ें फ्लो करना तो फ्लो नहीं, गुजर ही नहीं पाएगी उस वहाँ से, उसका पैसेज रुक जाएगा। दिस प्लाग इज़ मेड अप ऑफ द फैट एंड द अदर सेल। ये प्लाग किस चीज़ का बना होता है, फैट का। फैट कैसे, फैट्स आपकी फूड में होती है ना, अगर आप बटर लो, ठीक है, ऑयल की कंजप्शन ज़्यादा करो तो इसमें क्या होते हैं, फ़ैट्स होते हैं। हर वो चीज़ जो फैट इन नेचर होगी वो प्लाग आपका बिल्ड करेगी आपकी कोरोनरी आर्टरीज़ के अंदर, ठीक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप वो फूड ले रहे हो जिसमें एक्सेसिवली फैटी एसिड्स हैं या फैट्स जो है कॉम्पोनेंट ज़्यादा है, तो उससे आपकी कोरोनरी आर्टरीज़ के अंदर प्लाग इकट्ठा हो जाएगा। प्लाग इकट्ठा होने से क्या होगा, जो सप्लाई फूड है ऑक्सीजन वो बंद हो जाएगी। द कोरोनरी आर्टरीज में बिकम नैरो ड्यू टू प्लाग। अब प्लाग होने की, इकट्ठा होने की वजह से, बनने की वजह से आपकी आर्टरीज तंग हो जाएगी। समटाइम्स अ ब्लड क्लॉट फॉर्म्स ऑन द प्लाग एंड ब्लॉक द कोरोनरी आर्टरीज। वही बात, इससे क्या होगा, ब्लड आपका क्लॉट का मतलब ब्लड आपका इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पर ब्लड बह ही नहीं सकेगा वहाँ से आपका, क्योंकि हम ब्लड के थ्रू ही तो फूड को, हार्ट को ऑक्सीजन फूड प्रोवाइड कर रहे थे। अब ब्लड बह ही नहीं रहा, वहाँ इकट्ठा हो रहा है, क्लॉट बनता जा रहा है। तो ड्यू टू दिस द ब्लड कैन नॉट रीच द पार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ द हार्ट बिगन्स टू डाई ड्यू टू द लेक ऑफ द ऑक्सीजन एंड द फूड। अब वो दिल का हार्ट क्या, वो वाला पार्ट, आपके हार्ट का पार्ट जहाँ तक सप्लाई आपकी आ ही नहीं रही, ना फूड की ना ऑक्सीजन की, डेफिनेटली अगर हम भी खाना पीना छोड़ दें तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी के सेल डाई होना स्टार्ट होंगे। जब बॉडी के सेल्स डाई होंगे तो अल्टीमेटली बंदा ही मर जाएगा। तो इसी तरह से बिल्कुल वो वाला पोर्शन बॉडी का, हार्ट का, अगर आप उसको ऑक्सीजन और आप फूड नहीं दोगे तो हार्ट का वो वाला पार्ट जो है वो अल्टीमेटली डाई हो जाएगा। द डेथ ऑफ द पार्ट ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। इफ टू मच हार्ट मसल डाइज द हार्ट इज अनेबल टू पम्प द ब्लड एंड पर्सन कुड डाई। अगर सारे ही ब्लड के बहुत सारे मसल अल्टीमेटली इस प्रोसेस के थ्रू अगर इफेक्टेड होंगे तो क्या होगा, दैट पर्सन वुड डाई। द हार्ट अटैक सिम्टम्स में इंक्लूड चेस्ट पेन। अब कौन से सिम्टम्स है जो डिफाइन करते हैं दैट एनी रिस्पेक्टिव पर्सन इज गोइंग थ्रू द हार्ट अटैक इज चेस्ट पेन, आपके चेस्ट में पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको छोटे छोटे सांस आएंगे, जल्दी जल्दी सांस आएगा, हैवी स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आना एट्सेट्रा, विच इज़ अ मेडिकल एमरजेंसी, कॉल 1122 और अनदर एम्बुलेंस। और ये जो है हेल्पलाइंस है, अगर आपको इस तरह की
किसी भी टाइम में इस तरह की सिचुएशन आप फेस करो, इमीडिएटली कॉल ऑन दिस नंबर टू टेक द फर्स्ट मेडिकल एड to get relief from this heart attack symptoms. Now turn your page and start the next topic. And the next topic is high blood pressure, जिसे हम नॉर्मली हाइपरटेंशन, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, हाइपर हाई. हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. हाई ब्लड प्रेशर भी दैट इज़ ऑल्सो अ डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक हो गया. Blood pressure is the amount of the force exerted by the blood against the wall of the arteries. How we will define the blood pressure? Basically the blood का pressure, आपको the word itself define itself, blood pressure, blood का flow, blood की जो force लगेगी. The blood pressure is the amount of force exerted by the blood against the wall of the arteries. ठीक है, वो फोर्स जो ब्लड आपकी वो आर्टरीज की वॉल्स पर एक्सर्ट करता है, लगाता है, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. इफ़ द ब्लड प्रेशर ऑफ द पर्सन रिमेन्स अबव नॉर्मल वैल्यू 120/80, ये जो है आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है की वैल्यू है. अगर इससे ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ रहती हैं, द कंडीशन इज़ कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन. द इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर कैन डैमेज द ब्लड वेसल एंड द रिजल्ट मे बी द फेलियर ऑफ द किडनीज एंड द हार्ट. अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उससे किडनीज भी ब्रेक हो जाती हैं, उससे हार्ट भी ब्रेक होता है. पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर में हैव द सिम्टम्स लाइक. अच्छा, अब हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स क्या है? हेडेक, सर में दर्द, फटीग, थकावट, ब्लड विजन आपको थोड़ा धुंधला दिखाई देगा और नोज ब्लीड, आपकी नाक से ब्लीडिंग होगी. सच एज फूड हाई इन फैट, हाई सॉल्ट इनटेक, स्मोकिंग, ओबेसिटी, डायबिटीज़, लेक ऑफ एक्सरसाइज एट्सेट्रा रेज द रिस्क ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर. अब कौन सी ऐसी चीज़ें दैट विच आर द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन द हाई ब्लड प्रेशर? अगर आप नमक का यूज़ ज़्यादा कर रहे हो, आप फैटी एसिड, फैट बेस्ड प्रोडक्ट ज़्यादा खा रहे हो, अगर आप सिगरेट बहुत पी रहे हो, ओबेसिटी, मोटापा बहुत ज़्यादा है, शुगर का मसला है और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रही, सारे ऑल ऑफ दीज आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टुवर्ड द हाई ब्लड प्रेशर. द नेक्स्ट पॉइंट इज डायबिटीज़. वट डायबिटीज़ आर? शुगर को कहते हैं हम डायबिटीज़ और पूरा नाम है डायबिटीज़ मिलिटस. डायबिटीज़ मिलिटस का मतलब है शुगर ही होता है. डायबिटीज़ इज़ अ डिजीज़ इन विच अ पर्सन हैज़ हाई ब्लड शुगर बिकॉज हर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन. डायबिटीज़ वो बीमारी जिसके अंदर आपका शुगर का, ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा रहता है. और क्यों रहता है कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है वो प्रॉपर्ली पैदा नहीं होता. जब इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपकी ब्लड के अंदर शुगर का लेवल ज़्यादा रहेगा. इंसुलिन बेसिकली वो कंपोनेंट आपके ब्लड का जो आपकी ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को बैलेंस रखता है. अगर वो ही प्रॉपर्ली नहीं प्रोड्यूस होगा तो शुगर लेवल हाई रहेगा. इंसुलिन इज़ अ केमिकल दैट प्रोड्यूस इन आवर पेंक्रियाज. इंसुलिन वो हमारी बॉडी में बेसिकली केमिकल है जो आपकी बॉडी का बॉडी ऑर्गन है पेंक्रियाज, वो प्रोड्यूस करते हैं इसको. इंसुलिन हेल्प टू डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल. विदाउट इंसुलिन अ पर्सन डेवलप डायबिटीज़. ओके, इंसुलिन जो है वो आपके ब्लड शुगर को कम रखने में हेल्प करता है. अगर वही खुद ही इंसुलिन पैदा नहीं होगा तो फिर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होगा. लॉस ऑफ वेट. अब क्या सिम्टम्स है डायबिटीज़ के? लॉस ऑफ वेट, वज़न का बहुत कम हो जाना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा अर्ज होना यूरिन की, एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत प्यास लगना और बहुत भूख लगना. दीज आर द सिम्टम ऑफ डायबिटीज़. ओके, इफ़ द पेशेंट डज नॉट कंट्रोल द लेवल ऑफ द शुगर, ब्लड शुगर, ही शी मे बी एट द रिस्क ऑफ द लॉस ऑफ आई साइट एंड हार्ट एंड हियरिंग, हार्ट अटैक, गम डिजीज़, किडनी डिसऑर्डर. अच्छा, अगर कोई भी शख्स जिसको डायबिटीज़ है उसको प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं करा तो कौन कौन से मसले और पैदा हो सकते हैं इस बीमारी के साथ? आपकी आईसाइट मुकम्मल तौर पे जा सकती है, हेयरिंग, सुनने का मसला हो सकता है, आपकी हेयरिंग कैपेसिटी ख़त्म हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकते हैं, गम, आपकी जो दांतों के साथ जो आपकी दांत जहाँ फिक्स है वो गम्स है ना, तो आपकी गम्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं, गम डिजीज़ हो सकती हैं और किडनी की बीमारियाँ हो सकती हैं लाइक किडनी स्टोन, सम टाइम लाइक दैट. A person can control his or her blood sugar level by taking medicines, eating proper diet and taking exercise. तो आप इस बीमारी को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? अपने ब्लड शुगर को लेवल को मेडिसिन लेके कंट्रोल कर सकते हो, कम कर सकते हो. अच्छी प्रॉपर डाइट लें जिसमें शुगर का इनटेक बहुत कम हो और एक्सरसाइज के थ्रू. एंड द नेक्स्ट डिजीज़ इज़ आस्थमा. ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ठीक है, मतलब आपको सांस का मसला है तो हम इसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में भी काउंट करते हैं. एस्थमा इज़ एन एलर्जी दैट कॉजेज़ द एयरवेज ऑफ द लंग्स टू स्वेल एंड द नैरो. इस बीमारी में क्या होता है, जो आपकी लंग्स के
पैसेजेस है जहाँ से हवा गुजरती है वो तंग हो जाते हैं और वहाँ स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अ पर्सन विद एस्थमा मे वीज अ विस्लिंग साउंड व्हेन ही और शी ब्रीथ, ओके, ठीक है। इस एस्थमा में क्या होता है, जब आप सांस लेते हो ना एक अजीब सा साउंड, हैवी सा साउंड प्रोड्यूस होता है, कफ होती है एंड फील टाइटनेस इन चेस्ट। आपको एस्थमा में क्या होता है, खांसी रहती है हमेशा और आपका चेस्ट हमेशा आपको टाइट सा फील होता है। द थिंग दैट कैन कॉज एस्थमा आर कॉल्ड एलर्जेंस। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस बीमारी को जो कॉज करते हैं। एलर्जन की नहीं कहते हैं, जिनसे एलर्जी हो। एलर्जेंस जो एस्थमा कॉज करते हैं, डस्ट माइट्स हो गया, पोलन ग्रेन्स हो गया, एंड सम फूड में कॉज एस्थमा। आपको पता है पोलन ग्रेन्स का जो प्लांट्स जो है पॉलिनेशन के प्रोसेस के जरिए प्लांट एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जो उसके पोलन ग्रेन्स जाते हैं और पॉलिनेशन के प्रोसेस होते हैं, पोलन ग्रेन से भी होता है। जो डस्ट माइट्स होते हैं उनसे भी होता है। एस्थमा का इशू होता है। सिम्टम्स ऑफ एन एस्थमा अटैक में बी कफ, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, wheezing, extreme difficulty in breathing, chest pain, sweating and increased pulse rate। ये सारे सिम्टम्स हैं, ये सारी अलामात हैं एस्थमा की। कौन कौन सी? खांसी का होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का जल्दी जल्दी बहुत थोड़ा थोड़ा सांस आना, मुश्किल से आना, विद हैवी साउंड, व्हीजिंग, हैवी साउंड, एक्सट्रीम डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, मुश्किल से सांस का आना, चेस्ट में पेन रहना, पसीना आना, और दिल की जो हार्ट रेट है आपकी उसको पल्स बोलते हैं उसका बढ़ जाना, और सिवियर एस्थमा में लीड टू डेथ। अगर किसी को बहुत सिवियरली एस्थमा का इशू तो अल्टीमेटली ही वुड डाई और शी वुड डाई। इट इज़ नॉट ईजी टू क्योर एस्थमा बट वन कैन बी नॉर्मल एंड एक्टिव इवन विद एस्थमा। तो ये आसान नहीं है कि आप इसको क्योर कर सको, इसको आप टैकल कर सको, लेकिन ये है कि आप इस एस्थमा के साथ भी अपने आप को यू कीप योर सेल्फ एक्टिव। किस तरह से? ट्राई टू अवॉइड द एलर्जेंस ऑफ द एस्थमा। आप जिस चीज़ से एलर्जेंस कौन से? डस्ट माइट्स हो गए, पोलन ग्रेन हो गया, आप इन चीज़ों को अवॉइड करो, और कुछ फूड जो एलर्जी कॉज करती है उनको अवॉइड करें। यूज़ प्लेंटी ऑफ द वाटर, ठीक है, बहुत सारा पानी पिए, इट विल गिव यू रिलीफ। वंस ऑन डॉक्टर एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर यूज़ मेडिसिन और इनहेलर। अगर डॉक्टर आपको एडवाइस करें दैट यू शुड टू ऑलवेज कीप इनहेलर इन योर पॉकेट, देन यू शुड टू कीप इट टू अवॉइड द एस्थमा अटैक।